आज से हमारी सीएसएस स्टार्ट हो रही है। सीएसएस पे अगर हम आते हैं अपनी बुक के अंदर, तो सीएसएस के जो हमारे चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर नंबर 10 से। ठीक है, हमने चैप्टर 8 पढ़ा था, एक्स्ट्रा मार्कअप, लास्ट जो हमारी एचटीएमएल की क्लास थी। उसके बाद फिर ऑडियो और वीडियो वगैरह जो है वो मैंने आपको वैसे ही बता दी थी। और अब हम आ रहे हैं चैप्टर 10 के ऊपर, जो कि हमारी इंट्रोडक्शन के हवाले से सीएसएस के। अच्छा, ये सीएसएस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सीएसएस करती क्या है। ठीक है, सीएसएस काम कैसे करती है और सीएसएस के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर सीएसएस पे अगर आपने काम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या चाहिए। सीएसएस के बारे में आप लोगों को पहले से पता है कि सीएसएस जो है वो हम डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं काम, सीएसएस के ऊपर काम कैसे होता है। वो कह रहा है कि भाई सीएसएस जो है वो एक स्टाइल रूल जो है वो आपको बताता है, जो कि आप किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट के ऊपर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लाइक यहाँ पे अभी जो काम हो रहा है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इनको पैराग्राफ के ऊपर कुछ काम करना था। तो उन्होंने सबसे पहले बताया पैराग्राफ के लिए हमारे पास पी का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले बताया पी। ठीक है, अब वो काम जो भी इन्होंने करना है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, इस कर्ली ब्रैकेट के ऊपर। ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन्होंने क्या बताया, मुझे अप्लाई करना है फॉन्ट फैमिली। ठीक है, और वो क्या होनी चाहिए, एरियल। अच्छा, फॉन्ट फैमिली का आइडिया किस किस को है, क्या होती है। ठीक है, जो टेक्स्ट का एक स्टाइल होता है ना दिखने का, कि वो किस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसको हम फॉन्ट फैमिली कहता है। ठीक है, ये बेसिकली आप फॉन्ट फैमिली एक प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू आप कोई भी फॉन्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट्स तो आपने चेंज किए होंगे ना अक्सर, जो आप अपने मोबाइल के अंदर फॉन्ट चेंज किए होंगे, टेक्स्ट जो है वो थोड़ा देखने लगता है अजीब से तरीके का, नोकीला बनाया होगा आप लोगों ने उनको। ठीक है, बनाया है ना, इस तरह से किया है ना सबने। ठीक है, ये काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हो। सिंपली आप टाइम्स न्यू रोमन और इस तरह के बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद उसका फॉन्ट चेंज करो, वो थोड़ा सा उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। तो बेसिकली फॉन्ट फैमिली जो है वो यहाँ पे यही काम कर रहा है, कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो पी के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा ना, यहाँ पे उसका जो फॉन्ट होना चाहिए वो होना चाहिए एरियल। ठीक है, अच्छा, फिर इन्होंने बताया कि जैसे सीएसएस जो है वो आप एक ही, अगर आपने कोई एलिमेंट है उसके ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो आप उसमें एक ही स्टाइल नहीं मल्टीपल स्टाइल भी बता सकते हो। जैसे उन्होंने यहाँ पे पहले में सिर्फ फॉन्ट फैमिली बताया था, ये कह रहे हैं कि फॉन्ट फैमिली के साथ साथ अगर आपने उसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। कैसे किया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने लिखा कलर, और कलर के आगे उन्होंने बता दिया येलो। ठीक है, तो अब वो जो टेक्स्ट है वो येलो कलर का नजर आएगा। ठीक है, हम ये काम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकी एग्जाम्पल के इसके इनके हिसाब से अगर मैं पैराग्राफ एक बना लेता हूँ और उसमें कोई टेक्स्ट रखता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रखा, और इसको अब अगर मैं चलाऊँ यहाँ से, ठीक है, तो ये नॉर्मल हमारा जो HTML में जैसे नज़र आ रहा होता है बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहा है। लेकिन अब अगर मैं इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं स्टाइल कैसे अप्लाई करूँगा। ठीक है, सबसे पहला रूल सीएसएस का ये है कि आपको सीएसएस कुछ तरीके बताता है, उस तरीके से ही आपकी सीएसएस का जो है वो अप्लाई होगी। ठीक है, सबसे पहला तरीका है वो है इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, क्या है, इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, दूसरा तरीका है इंटरनल स्टाइलिंग, और तीसरा है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। ठीक है, तो इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर क्या होता है, इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर आपका है उस पर आप कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हो, सीएसएस अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप एक एट्रीब्यूट होता है आपके पास स्टाइल का। ठीक है, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कलर देना चाह रहा हूँ, कलर रेड करना चाह रहा हूँ इसका, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, इसको कहूँगा कलर और रेड। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ तो इसका कलर क्या हो गया, रेड। ये वाला जो स्टाइल है मेरा, ये जो मेरा तरीका है, इस तरीके को हम क्या कहते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन ही क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जिस लाइन के ऊपर आपका एलिमेंट आ रहा होता है ना, उसी लाइन पे ही आप उसके स्टाइल्स भी लिख देते हो।
ठीक है। अच्छा, ये तो पहला तरीका हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला तरीका नहीं चाहिए, मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको मैंने कमेंट किया और एक और बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसके स्टाइल जो है वो मैंने हटाए, और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर अप्लाई लगे, लेकिन दूसरे तरीके से, यानी अप्लाई तो हो CSS लेकिन दूसरे तरीके से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ हेड है मेरा, हेड में टाइटल होता है, टाइटल के नीचे मैं क्या बनाऊंगा, एक स्टाइल का टैग बनाऊंगा। इस स्टाइल के टैग के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, CSS जो है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, स्टाइल के टैग के अंदर अब मैं जो चाहूँ कि CSS यहाँ पे डिफाइन करूँ। फॉर एग्जाम्पल वही वाले तरीके में आते हैं, जैसे इन्होंने बुक में बताया था कि अगर आपने पी के ऊपर काम करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ऐसे। ठीक है, तो मैं वही वाला तरीका लगाऊंगा। लाइक अगर मैंने पी के ऊपर काम करना है, मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहले तो इसको पी, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, या अगर पी और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है मेरे को, अगर मैंने यहाँ पे वही कलर अप्लाई करना है, यहाँ से मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ, कलर, और इसका जो कलर है वो मैं चाह रहा हूँ हो जाए ब्लू। ठीक है, अब अगर मैं इसको जाके रीलोड करता हूँ, ठीक है, ये वाला जो मेरी CSS अप्लाई हुई, ये कौन से तरीके से हुई, इंटरनल स्टाइल्स के थ्रू। ठीक है, और तीसरा तरीका जो होता है एक्सटर्नल स्टाइल, उसमें क्या होता है, हम बेसिकली पूरी एक CSS की फाइल बनाते हैं, और क्या करते हैं, उस फाइल को अपनी HTML की फाइल के साथ लिंक करवा देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में, जब हम पहली क्लास थी हमारी, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई वेबसाइट लोड करते हो तो ब्राउज़र क्या करता है, आपको 3 फाइल्स भेजता है, पहली HTML की, दूसरी CSS की, और तीसरी जावास्क्रिप्ट की। तो अब वो जो CSS की फाइल जो वो भेजता है ना, HTML की फाइल तो हमने बना ली, CSS की फाइल अब हम बनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप बिल्कुल इस तरीके से काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई मसला नहीं आएगा, आपकी वेबसाइट, आप सारे काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक मसला पता है क्या आएगा, मसला ये आएगा कि HTML की फाइल के अंदर CSS का काम हो रहा है। ठीक है, जब आप बाद में किसी चीज़ को चेंज करना चाहोगे ना, तो वही एक ही फाइल है, HTML की भी एक ही फाइल है, CSS की भी, तो मसला क्या होगा, आपको एक एक करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात आपका CSS का कोड 1000 लाइन का है, HTML का कोड भी 1000 लाइन का है। ठीक है, तो आप कितनी लाइनें स्क्रॉल करके पहुंचोगे एक जगह पे, फिर एक जगह पे, फिर इस तरह से। ठीक है, तो ज़्यादा मैनेज्ड वे क्या होता है कि आप जो है वो CSS की फाइल को अलग रखो और HTML फाइल को अलग रखो, दोनों को आपस में सिर्फ लिंक करवा के रखो। ठीक है, लाइक अगर आपकी एक अलमारी है, आप एक अलमारी खरीदने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर खाने नहीं बने हुए, ठीक है, आप क्या बोलोगे उसको देख के, बोलोगे मैं अपने कपड़ों को मैनेज कैसे करूंगा, वो बोलेगा भाई ऐसे करके सारे कपड़े उठाओ, रखो, बंद करो। अलमारी तो कपड़े रखने के लिए होती है ना, आपका काम तो चल रहा है, लेकिन आप बोलोगे नहीं, इससे क्या होगा, मेरे कपड़े ठीक तरीके से मैनेज नहीं हो पाएंगे, मैं अपनी शर्ट्स को अलग रखता हूँ, पैंट को अलग रखता हूँ, टी शर्ट्स को अलग रखता हूँ। ठीक है, ऐसे ही है ना, तो उससे आपकी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी, तो हम अलग अलग डिफरेंट कैटेगराइज के अंदर चीज़ों को तोड़ देते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरीके से HTML में भी आपने करना है। ठीक है, जो आपका CSS का फाइल है, सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस यही है कि आपने CSS का जितना भी काम है वो सारा आप कहाँ करो, एक अलग CSS की फाइल के अंदर। सही है भाई? नहीं नहीं, रीलोड में कोई इतना कोई खास इशू नहीं आएगा, वो सब कुछ सेम रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं CSS की एक फाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, CSS की फाइल में क्रिएट करूंगा, और इससे नाम क्या रखूं, कन्वेंशन इसकी यही है कि भाई इसका नाम रख दें आप styles.css। ठीक है, ये आपने CSS की फाइल बना ली। CSS की फाइल बिल्कुल ऐसी एम्प्टी होती है। ठीक है, उसमें आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो जो काम आप सीधा स्टाइल के टैग के अंदर कर रहे थे ना, इसको यहाँ से उठा के आप वहाँ रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, CSS की फाइल बनाना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। CSS की फाइल को लिंक करवाने में लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उसको HTML की फाइल के साथ बाइंड कैसे कराएं, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम ब्राउज़र के अंदर कौन सी फाइल चला रहे होते हैं, HTML फाइल चला रहे होते हैं। ठीक है, ब्राउज़र को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई जब HTML की ये वाली फाइल चलाओगे तो साथ साथ ये वाली CSS की फाइल है, इसको भी चलाना। ठीक है, अगर HTML की फाइल के बराबर में ही अगर आप कोई MP3 फाइल रख देते हो तो ब्राउज़र उसको चलाना थोड़ी शुरू कर देगा, जब तक आप उसको ऑडियो के टैग के अंदर बता नहीं देते। ठीक है, अगर इसी तरीके से HTML की फाइल के साथ अगर आपकी कोई तस्वीर पड़ी हुई है कंप्यूटर के अंदर, तो वेबसाइट के ऊपर आपकी index.html के अंदर नजर आनी थोड़ी शुरू हो जाएगी, जब तक आप IMG का टैग नहीं लगा देते।
इसी तरीके से जब हर चीज को लगाने के लिए एक एलिमेंट है तो सीएसएस को लगाने के लिए भी एक एलिमेंट होगा, ठीक है। उस एलिमेंट का नाम क्या है? लिंक, ठीक है। अच्छा, लिंक के अंदर क्या होता है? लिंक का जो टैग है ये क्या कहते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसके अंदर कुछ भी आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है सर। इस टैग के अंदर आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अपनी सीएसएस की फाइल चलाने के लिए बतानी पड़ती है। पहली चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ होती है रिलेशन, ठीक है। इसके बगैर आपकी सीएसएस की फाइल नहीं चलेगी। आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ लिंक करवाना चाह रहे हो, ठीक है। सही है भाई, अब नजर आ रहा है? ठीक है। तो ये तो हो गया रिलेशन। आपने बताया उसको कि भाई ये जो आपकी जो जो फाइल आप यहाँ पे लिंक करवाने जा रहे हो उसका रिलेशन जो है वो क्या है। तो आपने बताया कि भाई जो भी फाइल मैं लिंक करवा रहा हूँ ना वो स्टाइल शीट है, ठीक है। उसको आप स्टाइल शीट की तरह ही बिहेव करना चला उसको। उसके बाद आप क्या बताते हो? उसके बाद आप उसको बताते हो कि वो फाइल रखी भी कहाँ पे, उसका पाथ कहाँ पे, वो आप कैसे बताओगे? एचडीएफ की तरह, ठीक है। एचडीएफ में अगर फॉर एग्जांपल मेरी फाइल अभी एक ही फोल्डर के अंदर है जहाँ पे मेरी index.html है, वहीं पे मेरी स्टाइल भी है, तो मैं इसको क्या बताऊंगा? ./styles.css, ठीक है। अब मैंने इसको तो मैंने कमेंट आउट कर दिया स्टाइल को। अब मैं यहाँ पे ही अगर मैं ये वाला काम करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल स्टाइल के एलिमेंट की तरह ही करूँगा। रिलेशन का मतलब भाई ये ब्राउजर के समझने के लिए, ठीक है। सिर्फ ये जो आरईएल रिलेशन बताते हो, आरईएल स्टाइल शीट, ये ब्राउजर के समझने के लिए कि जो फाइल आप यहाँ पे लगाने के लिए जा रहे हो इस फाइल का ब्राउजर क्या करे, ठीक है। तो आप ब्राउजर को बता रहे हो कि भाई ये जो मेरी फाइल है ये स्टाइल शीट है। अब बाकी सारा काम ब्राउजर का है, वो खुद ही उसमें से सारे स्टाइल्स उठाएगा, आपकी एचटीएमएल पे अप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे आप बताओगे फॉर एग्जाम्पल आपने पी के ऊपर काम करवाना है, तो यहाँ पे आप पी के ऊपर अगर आपने इसका कलर ग्रीन करवाना है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? कलर, ठीक है। सही भाई जी। आते हैं, उस पर आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा मतलब छोटा सा एक वो था जो कि हम क्या कहते हैं, इन्होंने बुक से बताया कि भाई इस तरीके से सीएसएस लगती है, हमने लगा ली, ठीक है। 3 तरीके होते हैं, हमने तीनों तरीके से लगा ली। कोई मसला है यहाँ तक? आसान है, ठीक है। अच्छा, अब ये तरीका बता रहे हैं कि भाई अगर एक ही स्टाइल है आपका, ठीक है, लेकिन वो आप एक से ज़्यादा एलिमेंट पे लगाना चाह रहे हो तो क्या करोगे, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जैसे H1 है, H2 H3 है, तीनों के ऊपर आपने ये काम कराना है, तो आप क्या करोगे? कॉमा लगा लगा के बता दोगे। सही है बात, समझ में आई? जहाँ पे आप, जैसे मैं यहाँ पे P बता रहा था, अगर मेरे पास P के साथ साथ यहाँ पे अगर H1 भी होता, या P के ऊपर रख लेता इसको, यहाँ पे अगर मेरे पास H1 होता, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि यही कलर ग्रीन जो है ये हेडिंग के ऊपर भी आ जाए, तो मैं क्या करूँगा? P के आगे मैं लगाऊंगा कॉमा और H1 लिख दूंगा, तो वही स्टाइल जो है वो दोनों पे अप्लाई होगा। सही है भाई? अच्छा, अब सिर्फ इसको ग्रीन नहीं करना, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए साथ साथ। टेक्स्ट कलर अभी हमने क्या किया? ग्रीन, टेक्स्ट कलर को ग्रीन कर दिया ना। बैकग्राउंड कलर अभी क्या है इसका? वाइट है। बैकग्राउंड कलर मैं चाह रहा हूँ रेड हो जाए, तो क्या करूँगा? बैकग्राउंड कलर, और क्या करूँगा इसको? ठीक है। तो जितना एलिमेंट उसका था ना, सिर्फ उतना एलिमेंट ही रेड हुआ, बाकी का सारा वाइट ही है। समझ में ये क्यों है? ठीक है, हमने जो हेडिंग अपना जो स्टाइल हमने लगाया है P और H1 पे लगाया ना, ठीक है। अब H1 का हिस्सा कहाँ से शुरू हो रहा था? यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। और P का हिस्सा कहाँ से था? यहाँ से शुरू होके यहाँ तक था। तो हमने बैकग्राउंड कलर सिर्फ H1 और P को बताया, तो सिर्फ H1 और P के ऊपर होगा ना। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से पूरा पूरा का पूरा पेज जो है वो हो जाना चाहिए रेड, नहीं कर रहे थे ना, अच्छी बात है, नहीं कर।
ठीक है, क्योंकि नहीं अगर फॉर एग्जाम्पल चलो ये जो पूरा वाइट कलर है मेरा, अगर मैंने इसको ब्लैक करना होता वाइट को, तो मैं क्या करूँगा? बॉडी पे लगाऊंगा। क्यों बॉडी पे ही क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मेरे सामने नजर आ रहा है तो बॉडी है ना, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बॉडी पे एलिमेंट अप्लाई कर सकता हूँ अपनी स्टाइल, ठीक है। कैसे? मैंने सेलेक्ट किया बॉडी, बॉडी भी तो टैग ही है ना एचटीएमएल का, यहाँ पे हम टैग के नाम बता रहे हैं सबको। तो मैंने बताया बॉडी, और बॉडी के साथ मैंने इसको बता दिया भाई बैकग्राउंड कलर जो है वो आपका सही भाई। खूबसूरत सी वेबसाइट एक हमने बना ली है ना। तो यहाँ पे हमारी सीएसएस खत्म होती है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। चैप्टर जो हमारा है वो यहाँ पे खत्म हो गया सीएसएस का। जी, किसी स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर चेंज करना होता हो तो फिर आप उस वर्ड को स्पैन के अंदर रखोगे, और फिर उस स्पैन के ऊपर फिर आप स्टाइल अप्लाई करोगे। आई बात समझ में? स्पैन तो पढ़ा है ना हमने। जी, एक पेज पे एक कलर, दूसरे पे दूसरा कलर, तो फिर भाई हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी आगे चल के सीखेंगे ना ये सारा कुछ। अच्छा, ये वो तरीके सारे बता रहे हैं यहाँ पे जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। एक्सटर्नल सीएसएस वाले तरीका, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर एक और चीज होती है टाइप टेक्स्ट स्लैश सीएसएस, ठीक है। अगर ये रख दो तो अच्छी बात है, ना रखो तो आपका काम चल जाएगा इससे, ठीक है। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है टाइप टेक्स्ट स्लैश सीएसएस, ठीक है। बस ये आपकी जो आप जो लिंक बना रहे हो उसकी टाइप है डिफाइन करने के लिए होती है, मतलब कोई इससे कोई खास काम होता नहीं है। जैसे अभी हमने इसके बगैर भी चलाया तो वो चल गई, ठीक है। फिर इंटरनल सीएसएस है। अच्छा, अब ये सिलेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि भाई सीएसएस के अंदर आपके पास सिलेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली सिलेक्टर हम एक यूज कर चुके हैं, ठीक है। हमने कौन सा सिलेक्टर यूज किया? हमने सिलेक्टर यूज किया अभी एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। एलिमेंट सिलेक्टर क्या मकसद? एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब ये है कि अभी हमने किसी जो भी हमने स्टाइल्स अप्लाई किए हैं वो किस तरीके से किए हैं, किस तरीके से उनको सिलेक्ट किया स्पेसिफिक एलिमेंट्स को एलिमेंट के नाम के जरिए, ठीक है। एलिमेंट के नाम के जरिए सिलेक्ट किया। जैसे अगर मैंने पी के ऊपर, इस पैराग्राफ के ऊपर अगर मैंने काम करवाना था तो मैंने यहाँ पे क्या बताया? पी। पी क्या होता है? एलिमेंट का नाम होता है, ठीक है। इसलिए उसको कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। अब सीएसएस अगर आप अप्लाई करना चाहो तो क्लास के जरिए भी कर सकते हो, आईडी के जरिए भी कर सकते हो। आईडी और क्लास हमने पढ़ी थी सी एचटीएमएल में। किसी भी एलिमेंट को आप आईडी लगा देते हो। मैंने बताया था आप लोगों को कि क्लास का जो असल इस्तेमाल आएगा वो कब आएगा? सीएसएस में आएगा, वो अब आ रहा है, ठीक है। तो अब मेरी वो वाली बात भाई की जो कह रहे थे कि भाई मेरे पास जो है अगर दो पी हैं और दोनों को अलग अलग स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो फिर आप क्या करोगे? तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर जैसे दो पी हैं, ठीक है, दोनों पे अगर आपने अलग अलग काम करना है तो कोई आईडी दे दो आप उसको, या फिर क्लास दे दो। जैसे अगर मैं अगर आईडी के जरिए काम करवाना चाहूँ तो मैं इसको क्या दूंगा? आईडी इज इक्वल्स टू P1, और इस वाले को आईडी क्या दे दूंगा? P2, ठीक है। अब इन दोनों पे अलग अलग काम करवाना है तो ये P वाला जो है मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। अब जो हमारे पास एलिमेंट था ना, एलिमेंट सिलेक्टर, वो तो सिंपली आप नाम लिखो और वो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप आईडी सिलेक्टर यूज कर रहे हो या क्लास सिलेक्टर यूज कर रहे हो तो इनके लिए स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। लाइक आईडी सिलेक्टर यूज करने के लिए आपको आईडी के नाम से पहले हैश लगाना जरूरी है। जो आप लिंक करते वक्त लगा रहे थे हैश, हैश रिप्रेजेंट ही करता है एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर आईडी को। एचटीएमएल सीएसएस में आप कहीं पे भी हैश देखो, आप समझ जाओ कोई क्या बात हो रही है, आईडी की बात हो रही है किसी ना किसी, ठीक है। तो हैश अगर मैं यहाँ पे अगर P1 के ऊपर काम करवाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको नाम कैसे दूंगा?
हैश P1। ठीक है, अब इस P1 के ऊपर मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इस P1 के ऊपर एक बॉर्डर लगा दूँ ब्लैक कलर का, ठीक है, या व्हाइट कलर का बॉर्डर लगा दूँ, बैकग्राउंड ब्लैक हुआ है ना, व्हाइट कलर का बॉर्डर पता चलेगा। तो मैं इसको क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर लगाते वक्त ना आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो उसको बतानी पड़ती है, वो होते हैं इसके स्टाइल, ठीक है। तो वो आप इसको बताओगे बॉर्डर सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे अब आप इसको बतानी पड़ती है उसकी विड्थ, यानी कितना मोटा बॉर्डर चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं इसको बता रहा हूँ, अभी मुझे चाहिए 1 पिक्सल्स का बॉर्डर, ये इसको अभी फिलहाल 5 पिक्सल्स कर लेते हैं। मुझे 5 पिक्सल्स का बॉर्डर चाहिए और इसके साथ साथ मुझे बताना पड़ता है कलर, ठीक है। कलर मैं इसको बता रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, कलर वाइट, तो मैं इसको बताऊंगा वाइट, सही है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर P2 के ऊपर भी मैं बॉर्डर चाह रहा हूँ लेकिन अलग कलर का, ठीक है। यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर का बॉर्डर लगाया था, यहाँ पे अब मैं बॉर्डर जो चाह रहा हूँ वो कौन से कलर का लगा दूं, ब्राउन लगा देता हूँ, ठीक है। क्या, हाँ बिल्कुल आगे पीछे कर सकते हो आप, ये सॉलिड 5 पिक्सल ब्राउन, ये तीनों चीजें आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो असल में अभी अभी बताओ कि अभी ये चीज सब गायब क्यों हो गई है रखी हुई है लेकिन नजर नहीं आ रही, क्यों? फॉन्ट टेक्स्ट कलर भी ब्लैक है और बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, अच्छा अब एक चीज ऐसी है मेरे पास जो मैं दोनों को देना चाह रहा हूँ, और वो क्या है, कलर, टेक्स्ट कलर, ठीक है। उसके लिए फिर क्या करूँ, उसके लिए फिर मैं ये करूंगा कि अगर मैं कोई काम ऐसा है जो हर पैराग्राफ पे करना चाह रहा हूँ तो मैं तो सिंपल P ले लूंगा ना उसके लिए, ठीक है। तो मैं इसको बताऊंगा कलर, ये दोनों पे अप्लाई हो गया, ठीक है। तो आपको भी ये बात भी पता चली कि अगर आप चाहो तो कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल दोनों पे भी और मजीद टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर कुछ स्टाइल ऐसे हैं जो कि आपने सिर्फ उस तक ही मखसूस रखने हैं तो आप वो भी काम कर सकते हो, ठीक है। लाइक बॉर्डर है वो मैंने सिर्फ P1 के लिए रखना था व्हाइट कलर का, तो मैंने उसके लिए क्या किया, हैश P1 लगा के उस पर काम किया, ठीक है। अगर P2 के लिए ब्राउन रखना तो इस तरह काम किया, लेकिन एक स्टाइल मेरा ऐसा था जो मैंने दोनों पे अप्लाई करना था। तो अगर मैं ऐसा करता कि यहाँ पे भी कलर वाइट रखता और यहाँ पे भी कलर वाइट रखता, काम मेरा अब भी चल जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती, एक ही लाइन को मैंने 2 बार लिखना पड़ता, ठीक है। अब मैंने ये वाला काम, अगर मैं चलो समझ लो कि हमने उस तरीके से नहीं किया, ये वाला तरीके से नहीं किया, हमने काम को इसी तरीके से कर दिया, कलर मैंने वाइट रखा, ठीक है। इस तरह के मेरे पास फॉर एग्जांपल ये जो पैराग्राफ है पूरे HTML के पेज के ऊपर 10 है, ठीक है। सब पे मैंने आईडी लगाई हुई थी, सब पे मैंने कलर वाइट कलर वाइट कलर वाइट रख दिया, सही है। अब कल को जिसकी वेबसाइट में बना रहा हूँ वो मुझे आके बोलता है यार वाइट नहीं रखना, इसको ना थोड़ा सा क्या कहते हैं स्किन कलर का कर दो, वाइट कलर नहीं रखना हमने यहाँ पे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 जगह पे जाके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने काम इस तरीके से किया हुआ होता तो क्या होता, सिर्फ एक जगह पे चेंज करना पड़ता, ठीक है। तो इन चीज़ों का हम हमेशा प्रोग्रामिंग के अंदर ख्याल रखते हुए चलते हैं कि ऐसा तो नहीं कि बाद में अगर कुछ चेंज आए तो हमारे लिए मसला बन जाए, ठीक है, कि उसको कैसे काम करना है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती हैं, ये मैं भी आपको अभी से लेके चल रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में बताते हुए, ठीक है, उनको जहन में रखना है आपने। जी, आईडी और क्लास में यार कम से कम 20 दफ़ा डिस्कस हो चुका है क्लास में। अगर क्लास होती तो मैं अभी आ रहा हूँ क्लास के ऊपर, क्लास भी करते हैं, क्लास के ऊपर भी आएंगे। अच्छा, अब जैसे ये पैराग्राफ है दो, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा स्टाइल मेरे पास है जो कि मैं मेरे पास 5 पैराग्राफ हैं, मैं चाह रहा हूँ 3 पे अप्लाई हो, 2 पे ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, 3 पे अप्लाई हो, 2 पे ना हो। जैसे अगर यही पैराग्राफ है मेरे पास,
ठीक है, ये आईडी हटा लेते हैं यहाँ से, जो डुप्लीकेट हो रही है। तो अब मैं चाह रहा हूँ 2 पे ना हो और 3 पे हो, ठीक है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जिन 3 पे मुझे स्टाइल्स अप्लाई करने ना, उन तीनों को सेम क्लास दे दूंगा मैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल उस स्टाइल के लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, ठीक है, कि भाई अच्छा ये भी याद रखना कि जो आपकी क्लास बनेगी ना, वो स्टाइल के नाम से होनी चाहिए। यानी जो भी आप स्टाइल लगाना चाह रहे हो ना, जिस तरह का भी, अगर आप बॉक्स बनाना चाह रहे हो तो आप उसको बॉक्स के नाम से ही कोई क्लास देना, ठीक है। जो आपकी क्लास है वो एलिमेंट रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, आपके स्टाइल रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये बात समझ में नहीं है, अभी देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि एलिमेंट के ऊपर मैं कुछ काम करवाऊँ। क्या काम करवाऊँ, क्या क्या कर सकते हैं हम, कलर हमने दे दिया, बॉर्डर दे दिया, और क्या कर सकते हैं, फॉन्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो मैं फॉन्ट्स पे अप्लाई काम करता हूँ, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाह रहा हूँ कि फॉन्ट जो है ना वो मेरे पास एरियल वाला ही आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्लास क्या लगाऊंगा, डॉट एरियल, ठीक है, ताकि क्लास अप्लाई करते वक्त मुझे याद रहे कि जब मैं ये क्लास लगाऊंगा तो इससे इसका फॉन्ट स्टाइल क्या हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने डॉट बॉक्स के नाम से क्लास बनाई होती तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं बॉक्स की क्लास किसी भी एलिमेंट पे लगाऊंगा तो वो बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। बॉक्स कैसे बनाते हैं देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एरिया लगाने के लिए क्या करूँगा, फॉन्ट फैमिली एरियल, ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे होगे कि सर यहाँ पे जो है ना, क्या कहते हैं, आपने बताया एरियल, ये इतना बड़ा आगे क्या लिख दिया, ठीक है। ये जो है ना, ये भी फॉन्ट फैम का ही एक नाम है, ठीक है। इस नाम का भी एक फॉन्ट होता है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर चलेगी, ठीक है, इसके कंप्यूटर पे भी चलेगी, इसके कंप्यूटर पे भी चलेगी, इसके भी कंप्यूटर पे चलेगी, तो ये जो फॉन्ट उठ के आ रहा होता है ना, जो ब्राउजर के थ्रू लग रहा होता है, ये कहाँ से आ रहा होता है, उस यूजर के जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड फॉन्ट्स होते हैं। आपने देखे आपके कंप्यूटर के अंदर, अगर आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाओ ना, इसकी सेटिंग्स होती हैं, आप वहाँ पे जाके फॉन्ट्स चेक कर सकते हो आपके कंप्यूटर में कौन कौन से फॉन्ट्स इंस्टॉल हैं, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे एरियल लगा दिया, लेकिन किसी यूजर के सिस्टम के अंदर एरियल का फॉन्ट है ही नहीं, तब क्या होगा, फिर उसके लिए क्या होगा, फिर बैकअप फॉन्ट पे जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया अगर एरियल का फॉन्ट ना हो तो फिर क्या हो, ठीक है, ये वाला फॉन्ट लगा दो। अगर ये भी ना हो, ठीक है, उसके बाद फिर अब ये मेरे पास आ गई है फॉन्ट स्टाइल की टाइप है। ये फॉन्ट जो होते हैं ना, बहुत सारे फॉन्ट फैमिलीज होती हैं, उनकी टाइप है ये फॉन्ट की, सेंस सेरिफ, ठीक है। सेरिफ होती है, सेंस सेरिफ होती है, देखा है, पता है किसी को उसके बारे में, क्या होता है सेंस सेरिफ, क्या होता है, नहीं पता, क्या, चलो देखते हैं। अच्छा, ये मैंने डॉट एरियल जो अभी अगर मैं इसको ऐसे ही रीलोड कर दूं तो सब एक जैसे हैं, ऐसे ही है ना, ठीक है। ये जो बॉर्डर आ रहा है ये तो आईडी की वजह से आ रहा है, आईडी तो हमने बाकियों पे लगाई नहीं ना, हमने सिर्फ, अगर मैं ये जो मैंने क्लास अपनी यहाँ पे तैयार की हुई है, अगर इस क्लास को मैं जो पैराग्राफ नंबर 4 पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, क्लास, मुझे क्लास मैंने बनाई थी दे दी, ठीक है। क्लास के ऊपर जब भी आप काम करते हो तो आपने एक चीज अभी नोट कर ली, जैसे आईडी के लिए हैश होता है, क्लास के लिए क्या होता है, डॉट, ठीक है। तो अब वो क्लास मैंने यहाँ पे लगा दी, देख लो उसका फॉर्म चेंज हो गया, सही है, बिल्कुल। अब अगर यही स्टाइल मैंने इस पैराग्राफ के ऊपर भी लगानी है, लास्ट वाले के ऊपर भी, तो मैं इसको भी क्लास एरियल दे दूंगा, सही है। इसका भी चेंज हो गया, बाकी 3 अलग है, ये 2 अलग है, सही है भाई, नजर आ रहा है फर्क, कोई मसला यहाँ तक। तो इस तरीके से हमारे पास सीएसएस में काम होता है, ठीक है। अभी तक हमने 3 सिलेक्टर्स देख लिए। पहला सिलेक्टर हमने कौन सा देखा, एलिमेंट सिलेक्टर। दूसरा हमने सिलेक्टर देखा
आईडी सिलेक्टर, और तीसरा हमने सिलेक्टर देखा क्लास सिलेक्टर। अच्छा, अब इन सब में से अगर मैं आपसे पूछूं सीएसएस में सबसे ज्यादा काम आपके हिसाब से कौन से सिलेक्टर पे होता होगा? क्लास सिलेक्टर के ऊपर, ठीक है। अभी आपने इसकी एक एग्जांपल देखी, आप क्लास सिलेक्टर में क्लास के नाम से ही अपने स्टाइल्स डिफाइन करो, जहां जहां अप्लाई करनी है बस क्लास लगाते जाओ, ठीक है। स्टाइल्स आप बहुत से लोग ये भी करते हैं, स्टाइल्स पहले से बना के रख लेते हैं, ठीक है, अप्लाई एचटीएमएल के अंदर बाद में सीएसएस की क्लास कर देते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे यूआई के फ्रेमवर्क्स भी आते हैं, ठीक है, जिसमें पहले से सीएसएस की फाइल बनी हुई है, स्टाइल्स बने हुए हैं, वो सिर्फ आपको बताएंगे अगर इस तरह से दिखाना है तो ये वाली क्लास लगा दो, इस तरह से दिखाना है ये वाली क्लास लगा दो। बूटस्ट्रैप का नाम सुना है? बूटस्ट्रैप भी यही करती है, उसने पहले से सारी सीएसएस लिख के रखी हुई है, आपको सिर्फ क्लास के नाम बता देती है कि भाई अगर इस तरह का आपको दिखाना चाह रहे हो ना अपने एचटीएमएल के एलिमेंट को, तो आप सिंपली वो सीएसएस की क्लास को उठा के वहां पे लगा दो। बस समझ में आई है? तो इससे क्या होता है, इससे काम आसान हो जाता है। वापस आते हैं अपनी बुक के ऊपर, तो ये सीएसएस के सिलेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखे बहुत जो सिलेक्टर है हमारे, हमने ये टाइप सिलेक्टर जो है ना, इसी को एलिमेंट सिलेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। आप एलिमेंट सिलेक्टर बोलो, टाइप सिलेक्टर बोलो, एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास एक सबसे पहले एक सिलेक्टर है यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर किस तरह से यूज होता है, सिर्फ स्टेरिक दे दो और आगे कर्ली ब्रैकेट लगा दो। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब ये है कि आपके एचटीएमएल के एलिमेंट के अंदर, ठीक है, एचटीएमएल के पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स, सब पे ये स्टाइल अप्लाई कर दो। बात समझ में आई? आपके पास बटन है, आपके पास डिव है, आपके पास पेन है, आपके पास H1 है, आपके पास P है, ठीक है, आपके पास हेडर है, आपको सब पे अप्लाई हो जाएगी, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हमारे पास होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर को इतना खास यूज नहीं होता, सिर्फ एक ही जगह पे हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करते हैं, वो है हमारे जब फॉन्ट्स डिफाइन कर होते हैं। क्योंकि हमेशा लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर एक फॉन्ट उन्होंने लिया है उसी फॉन्ट को लेके कंटिन्यू करते हैं, वो चाहते हैं उनकी पूरे पेज के ऊपर सिर्फ यही फॉन्ट नजर आए, तो उस फॉन्ट को हर जगह पे अप्लाई करवाने के लिए फिर वो यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करते हैं। सही है बात समझ में? अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये एलिमेंट सिलेक्टर आया, फिर हमारे पास जो है वो क्लास सिलेक्टर भी हमने देख लिया, ठीक है। क्लास सिलेक्टर जो है वो डॉट करके यूज होता है, सही है। और उसके बाद फिर आईडी सिलेक्टर है, आईडी सिलेक्टर के बाद अब हमारे पास आ रहा है चाइल्ड सिलेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है, ये कैसे इस्तेमाल होता है? बेसिकली चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है, चाइल्ड सिलेक्टर के अंदर आप बता रहे होते हो कि भाई मैंने इस एलिमेंट के अंदर जो ये वाला एलिमेंट आएगा ना सिर्फ उस पर अप्लाई करना है। लाइक यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल जो दिए, इन्होंने कहा है एल आई और उसके बाद इन्होंने साइन लगाया ग्रेटर देन का, ठीक है, और उसके बाद फिर ए लिख दिया, यानी सिर्फ एल आई के अंदर जो ए होंगे ना उन पे ये वाला काम अप्लाई करो, और कहीं पे भी नहीं करना आपने, क्योंकि एंकर टैग तो आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं सिर्फ एल आई के अंदर जो एंकर टैग है वहां पे अप्लाई हो। उसके लिए फिर आप क्या करोगे, चाइल्ड सिलेक्टर यूज करोगे। सही है भाई? सिलेक्टर समझ में आ रहा है किस चीज को कह रहे हैं हम, जिसके थ्रू आप स्टाइल अप्लाई करते हो अपने, जिसके थ्रू आप ब्राउजर को बताते हो कि ये वाला एलिमेंट है, इस पे मैं काम करवाना चाह रहा हूँ। सही है। उसके बाद फिर जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड सिलेक्टर आपके अक्सर काम में आते हैं, चाइल्ड सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर ये काम में आते हैं आपके, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप एक बॉक्स की आपने स्टाइल बनाया, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आप उनको उनके ऊपर भी स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स के ऊपर भी क्लास लगानी पड़ेगी और उसके अंदर जितनी चीज़ें उन पर भी क्लास लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाइल्ड सिलेक्टर यूज़ करते हो तो आप बताओगे भाई इस क्लास के अंदर जो ये वाले एलिमेंट्स हैं उन पर काम कर दो, ठीक है। तो देखते हैं आगे आगे चल के सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद चाइल्ड सिलेक्टर के बाद हमारे पास आ रहा है डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या करता है, डिसेंडेंट चाइल्ड सिलेक्टर और डिसेंडेंट सिलेक्टर के अंदर बस एक फर्क है, दोनों यही करते हैं कि भाई पी के अंदर जो ए है उस पर काम करो। लेकिन चाइल्ड सिलेक्टर क्या करेगा, चाइल्ड सिलेक्टर टारगेट करता है डायरेक्ट चाइल्ड को, ठीक है, यानी अगर उसको HTML में एल आई है, एल आई के अंदर ए दिखा,
ठीक है, अगर ऐसे काम करते हो ना तो स्टाइल अप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने काम कुछ इस तरीके से किया हुआ है, एल आई है, एल आई के अंदर आपके पास डिव है और डिव के बाद आपके पास ए है। अब अगर आप चाइल्ड सिलेक्टर यूज करने जाते हो, अब वो नहीं चलेगा, ठीक है। वो कहेगा मैं इसको चाइल्ड मानता ही नहीं हूँ इसका, एल आई का चाइल्ड वो कहेगा ए नहीं है। एल आई का चाइल्ड कौन किसको मानेगा, वो डिव को मानेगा, ठीक है। वो कहेगा ये तो चाइल्ड ही नहीं है, इस पे मैं क्यों लगाऊं। यहाँ पे बोलेगा हाँ एल आई का चाइल्ड जो है वो ए है, इस पे लगना चाहिए, यहाँ पे नहीं लगा, सही है। तो ये वाला जो बिहेवियर था जो यहाँ पे चल जाएगा, वो कौन सा बिहेवियर था, चाइल्ड सिलेक्टर वाला। वो कहेगा कि मुझे डायरेक्ट चाइल्ड चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये वाला जो एलिमेंट है, इसको ये वाला अगर आपने यहाँ पे एल आई के अंदर ए के ऊपर काम करवाना है सिलेक्ट करके, तो आप फिर डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज करोगे। डिसेंडेंट किसको कहते हैं पता है, डिसेंडेंट वैसे कहते हैं आबाव अजदाद जो होते हैं ना, उसको, ठीक है। तो डिसेंडेंट का मतलब ये है कि भाई सिर्फ बाप बेटे का रिलेशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। पोते और दादा का रिलेशन है तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं स्टाइल अप्लाई करूंगा, ठीक है। पर पोते और दादा का परपोते वाला रिलेशन है तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, आप स्टाइल आपका अप्लाई होगा। ये होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर में। चाइल्ड सिलेक्टर में डायरेक्ट चाइल्ड होना जरूरी है, और डिसेंडेंट सिलेक्टर के अंदर कोई मसले वाली बात नहीं है, कितना भी अंदर जाके एंकर टैग रखा हो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, वो उसका अप्लाई करेगा क्योंकि डिसेंडेंट तो हो गया ना वो उसका, ठीक है। पसंद आई किसको, ग्रैंड चाइल्ड नहीं बना सकते, सिर्फ चाइल्ड तक की होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या कहते हैं, ये डिसेंडेंट जो सिलेक्टर है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपने साइन दिया था ग्रेटर देन का, यहाँ पे आप सिंपली स्पेस देते हो, पी स्पेस ए। इसका मतलब ये है कि ये समझ जाएगा कि पी के अंदर अब कहीं पे भी किसी भी जगह कितने भी अंदर एंकर टैग अगर पड़ा हुआ है तो काम करना उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है। ये वाला काम करके भी देख लेते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि एल आई के अंदर जो ए है, पहला वाला इसको नाम देते हैं गूगल और दूसरे वाले को नाम देते हैं फेसबुक, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि एल आई के अंदर कुछ काम करूँ, एल आई के अंदर ए है उस पर, ठीक है, एल आई और ए है, और मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, कि इसकी जो एंकर टैग का जो टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट ब्लू नजर आ रहा होता है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो टेक्स्ट है वो ग्रीन नजर आए, तो मैं क्या कहूँगा इसको कलर ग्रीन, ठीक है। अगर अभी ये काम करके देखता हूँ तो क्या होगा, दोनों ग्रीन नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज किया है, तो इस वाले पे भी अप्लाई हो गया डिसेंडेंट की वजह से, और इस पे भी अप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ चाह रहा होता कि डायरेक्ट चाइल्ड जो हो सिर्फ उसी पे अप्लाई हो बाकी पे ना हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा और ये बन जाएगा चाइल्ड सिलेक्टर। अब देखो गूगल पे अप्लाई हुआ, फेसबुक पे नहीं हुआ, समझ रहा है, सही है भाई। कोई मसला यहाँ तक बताओ, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है पूछो, ये नहीं पूछा करो, बाकी सब कुछ इसके अलावा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, यूनिवर्सल वाला भी लगा ये दिखा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलो, अभी हमने इसको डॉट एरियल करके फॉन्ट फैमिली बताई थी ना, अगर मैंने इसको डॉट एरियल नहीं दिया होता, चलो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अच्छा, इसके अंदर कमेंट जो होता है, अगर आप वैसे तो शॉर्टकट है इसका, इसको भी अगर कंट्रोल स्लैश करेंगे ना तो ये हो जाएगा, लेकिन इसका कमेंट करने का बेसिक तरीका अलग है। वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, वहाँ पे आप पहले जो है ना क्या कहते हैं, लेस देन का साइन लगाते थे, एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश लगाते थे, यहाँ पे स्टेरिक स्लैश लगाओगे तो कमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है, स्लैश स्टेरिक, और स्टेरिक स्लैश लगाओगे तो कमेंट क्लोज होगा, ठीक है। सीएसएस का और एचटीएमएल का जो कमेंट करने का तरीका उसमें ये फर्क है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यही स्टाइल जो है वो मैंने डॉट के थ्रू नहीं लगाया होता, अब मैं चाह रहा हूँ यही फॉन्ट फैमिली जो है वो मैं सब पे अप्लाई कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा,
यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो अपनी CSS की फाइल होती है उसको सबसे टॉप पे रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं। तो मैं सिंपल स्टैटिक लगाऊंगा, स्टैटिक लगाने के बाद अब मैंने इसको इस तरह से सबका फॉर्म सही है भाई। दोबारा बोलना। देखो ये हम आ रहे हैं इसके ऊपर, अभी इसको डिटेल में कवर करते हैं। ये प्रायोरिटी जो है ना वो भी हमारा इसमें पूरा एक टॉपिक है कि CSS में प्रायोरिटी किसको मिलती है, तो हम अभी आएंगे उस पर, उसको कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं एक बार फिर से सारी चीज़ें बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास सिलेक्टर्स के अंदर, सिलेक्टर्स पे आते हैं। सिलेक्टर्स में हमारे पास क्या होते हैं, सिलेक्टर्स तो पता है क्या होते हैं, ठीक है। सिलेक्टर के जरिए आप क्या करते हो, ब्राउजर को बता रहे होते हो कि भाई कौन से एलिमेंट के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास सिलेक्टर आ गया, आपके पास यूनिवर्सल सिलेक्टर आ गया। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जितने HTML एलिमेंट्स है सब पे जो भी काम करना है, जितने HTML एलिमेंट्स है सब पे काम करना है, ठीक है। LI हो, A हो, UL हो, ठीक है, सब पे काम हो, ठीक है। बॉडी और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें सब पे काम होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास आ रहा है टाइप सिलेक्टर या एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी एलिमेंट का नाम बता देते हैं और उसके थ्रू वो क्या होता है, उस नाम के जितने भी एलिमेंट्स हों सबके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई कर देता है। लाइक अगर मेरे पास पैराग्राफ हैं बहुत सारे और मैं सारे पैराग्राफ के ऊपर चाह रहा हूँ ये वाला काम हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, P लिखूंगा और उसका स्टाइल डिफाइन करूंगा, वो सारे इस पर अप्लाई हो जाएगा, सारे पैराग्राफ। अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, क्लास सिलेक्टर है। क्लास सिलेक्टर क्या होता है, जहाँ जहाँ पे मैंने क्लास लगाई हुई है वहाँ वहाँ पे वो काम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास आईडी सिलेक्टर है। आईडी सिलेक्टर मतलब जहाँ जो कोई भी एक ही एलिमेंट है, खासतौर पे आईडी तो मल्टीपल टाइम नहीं लग सकती, क्लास लग सकती है, आईडी नहीं लग सकती, ठीक है। तो आईडी के ऊपर फिर आप क्या करोगे, आईडी के लिए फिर आप क्या कहते हैं, अगर किसी एक ही एलिमेंट के ऊपर लगानी है स्ट्रिक्टली और कहीं में भी नहीं लगानी आईडी, मैंने अभी तक अपनी CSS लाइफ के अंदर क्या कहते हैं 8 साल हो गए काम करते हुए, अभी तक मैंने आईडी CSS में यूज़ नहीं की। तरीका दिया हुआ इसमें काम करने का, लेकिन आईडी यूज़ नहीं करते हम, ठीक है। CSS के अंदर काम करते हो बहुत कम, शायद कोई 1% कोई करता हो तो करता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी नहीं करता आईडी के ऊपर काम। अच्छा उसके बाद फिर आपके पास आ रहा है चाइल्ड सिलेक्टर, ठीक है। चाइल्ड सिलेक्टर में क्या होता है, आपके पास चाइल्ड सिलेक्टर में डायरेक्ट चाइल्ड के ऊपर अगर आप काम करना चाहो तो आप काम कर सकते हो। जैसे इन्होंने अभी बताया कि भाई LI के अंदर कोई A है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे LI नहीं होता, समझ लो LI पे कोई क्लास लगी हुई है, उस क्लास के अंदर एक और क्लास लगी हुई है, आप बताना चाह रहे हो अगर ये वाली क्लास चाइल्ड है इस क्लास की तो ये काम हो, तो ये पॉसिबल है, हो सकता है, हो जाएगा, नहीं, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये LI और A है ना, ठीक है। अब मैं LI और A के इतना सिलेक्ट नहीं करना चाह रहा, मुझे मेरे पास दोनों की क्लासेस हैं, मैं उसके थ्रू काम करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्लास है इसका नाम है आइटम, ठीक है। और ये जो एंकर है ना इसके ऊपर मेरी क्लास लगी हुई है या लिंक, ठीक है। बिल्कुल सेम यही चीज जो है वो मैं यहाँ वाले एंकर पे भी कर देता हूँ, और यही LI वाली जो क्लास है और उसको यहाँ पे भी रख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ से इस चीज को चेंज करना है तो मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले इसको LI की जगह इसको कर दूंगा डॉट आइटम, आइटम के नाम से क्लास है ना, और A को क्या कर दूंगा डॉट लिंक। अब ये चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है, ये बिल्कुल लोड चल रहा है, सही है। अगर मैं यहाँ से इसको डिसेंडेंट कर देता हूँ, अब चलेगा, सही है भाई, यानी इसका मतलब ये है कि ये काम कर रहा है इस तरीके से। तो आप यही काम जो भी आपने चाइल्ड सिलेक्टर वाला देखा, डिसेंडेंट सिलेक्टर वाला, ये आप सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप
क्या ना एलिमेंट के नाम बता के ही करो, या आप क्लास बता के भी कर सकते हो, आईडी बता के भी कर सकते हो। ठीक है भाई, बस समझ में भाई। उसके बाद अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कोई भी, अच्छा आपको पता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक से ज्यादा क्लासेस भी लग सकती हैं, पता है ना? जैसे यहाँ पे आइटम है, ठीक है, इस आइटम के साथ यहाँ पे एक और क्लास लगी हुई है फर्स्ट आइटम। अब मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो मेरा स्टाइल है सिर्फ उस जगह पे अप्लाई हो जहाँ पे आइटम की क्लास भी लगी हुई है और फर्स्ट आइटम की क्लास, दोनों क्लासेस लगी हुई है। अब मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं स्टाइल इस तरह से बनाऊंगा, डॉट आइटम, अब स्पेस दिए बगैर डॉट ठीक है, मैंने इसको बताया कि भाई जो आइटम वाली क्लास हो और उसके साथ ही फर्स्ट आइटम वाली क्लास भी हो जहाँ पे, वहां पे अब मैं स्टाइल जो भी काम बताऊंगा वो उसको अप्लाई करेगा। ठीक है, लाइक मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ये वाला जो काम है अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे आप उसको ये वाला बॉर्डर दे दो। सेट है। तो ये सारे तरीके हमारे पास सीएसएस में काम करने के। अच्छा, ये डिसेंडेंट सिलेक्टर तक सब क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ रहा है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। ये क्या करेगा, जो भी आपने एलिमेंट बताया है उसके नेक्स्ट सिबलिंग को टारगेट कर लेगा। सिबलिंग किसे कहते हैं पता है? बहन भाई को। ठीक है, तो नेक्स्ट सिबलिंग का मतलब, यानी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है H1 प्लस पी, अगर इस पे काम करवाना है कैसे करना पड़ेगा? अगर H1 के अंदर पैराग्राफ आ रहे हैं तो वो तो चाइल्ड हो गए, सिबलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, नेक्स्ट सिबलिंग की। H1 के H1 के फौरन बाद जो पहला पैराग्राफ होगा उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई होगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मेरे पास H1 है ऑलरेडी और पैराग्राफ भी है, अगर मैं ये अप्लाई करूँ तो मेरे ख्याल से ये वाला जो CSS का स्टाइल है वो इधर होना चाहिए, क्या कहते हैं, इसी पे होना चाहिए ना। H1 का सिबलिंग है पैराग्राफ, नेक्स्ट सिबलिंग भी है उसका, ऐसा ही है ना, तो होना चाहिए ना। ये भी तो ये कह रहा है कि भाई नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट जो होता है ना उस पर काम करेगा आपका। तो कैसे करवाएंगे इस पे काम? H1 प्लस पी। अब इस पैराग्राफ के ऊपर मैं चाह रहा हूं कि बोल्ड हो जाइए, तो मैं इसको कहूंगा फॉन्ट वेट 800। सही है, अभी मेरा पैराग्राफ ये वाला है। ठीक है भाई, इससे क्या हुआ, अच्छा H1 प्लस पी बताया था, बाकी अब नहीं हुए, सिर्फ पहला सिबलिंग हुआ। ठीक है, तो फौरन बाद कोई भी सिबलिंग आएगा, कोई भी एलिमेंट आ जाता है उसका, जो आपने उसको नाम बताया है उस पर होगा। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने H1 प्लस पी नहीं बताया, हालांकि H1 का पहला जो सबसे सिबलिंग है ना वो पी ही है। अगर मैं उसको H1 के बाद बता रहा हूँ H1 स्पेस प्लस यूएल, अब क्या होगा, फिर क्या होगा? हालांकि यूएल तो उसका नेक्स्ट सिबलिंग नहीं है ना, नेक्स्ट सिबलिंग यूएल तो नहीं है ना, फिर क्या होगा? H1 प्लस यूएल अगर लगा दूँ तो
ठीक है। अ, आप लोग ठीक कह रहे थे। अगर एलिमेंट जो आप यहाँ पे बताना चाह रहे हो अगर वो वाकई उसका सिबलिंग है ही नहीं तो फिर उसके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, एच वन प्लस पी के ऊपर अगर आपने जैसे यहाँ पे अगर आपने लगाया है एच वन प्लस यू एल तो ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। जो भी एलिमेंट आप बताना चाह रहे हो वो उसका वाकई सिबलिंग भी होना चाहिए। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सी एस एस के अंदर यूज़ नहीं होते। जैसे मैंने अभी बताया ना कि जो आईडी सिलेक्टर है मैंने कभी भी किसी को यूज़ करते हुए नहीं देखा। बिल्कुल उसी तरीके से ये वाले जो सिलेक्टर है ये सिलेक्टर हो गया, या फिर ये जो जनरल सिबलिंग सिलेक्टर है ये वाला जो सिलेक्टर है ये भी मैंने कभी भी किसी को अब तक यूज़ करते हुए नहीं देखा। तो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर बताया हुआ इस चीज़ के बारे में तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वरना ये यूज़ नहीं होते ये एलिमेंट कभी भी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, डिसेंडेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। ठीक है, यही तीन चीज़ें हैं, तीन हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। टाइप भी यूज़ नहीं होता, क्लास ही यूज़ होता है। ठीक है यार, ये जो है ना ये तो सिर्फ पहले वाले को ही करेगा, ये दो या तीन को नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये वाला करते हो जैसे एच वन प्लस पी तो ये क्या करेगा, एच वन के जितने भी पी हैं जो उसके सिबलिंग है सब पे काम अप्लाई करेगा। ठीक है, ये है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ये वाला था एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, एडजेसेंट कहते हैं बराबर वाले को। ठीक है, नेक्स्ट को तो ये उसके था, और ये है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। तो इसकी जितनी भी सिबलिंग्स होंगे इस नाम से एच वन के ये सब पे अप्लाई करेगा। ठीक है, अच्छा। अब ये वही क्या कहते हैं आ गए उसके ऊपर प्रायोरिटी वाली चीज़ के ऊपर कि प्रायोरिटी जो है वो किसको मिलेगी। ठीक है, अगर आपने एक ही पैराग्राफ है उसमें पी करके भी कोई काम करवाया, आपने कलर दे दिया पी करके आपने उसको रेड, फिर उसी पे आपने क्लास लगाई उस पर कलर दे दिया क्लास करके ब्लू, फिर आपने उस पर आईडी भी लगाई, आईडी लगा के फिर आपने उसको कलर क्या दे दिया, कोई और कलर येलो कलर दे दिया। ठीक है, इस तरह से आपने तीन चार तरीके से उसमें अलग अलग कलर अप्लाई कर दिए तीन चार सिलेक्टर यूज करके, तो कौन सा कलर लगेगा। ये होती है प्रायोरिटी कि प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सीएसएस में प्रायोरिटी किसको मिलेगी। ठीक है, तो अब उसके ऊपर बात हो रही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर अच्छा सीएसएस में आप एक ही क्लास को दो बार भी डिफाइन कर सकते हो सीएसएस के अंदर, एचटीएमएल में नहीं, सीएसएस में एक ही क्लास को दो बार भी डिफाइन कर सकते हो, दोनों पे अलग अलग स्टाइल भी लगा सकते हो। यानी पहली बार आपने सीएसएस की क्लास का नाम लिखा, ठीक है, किसी भी रूल का कोई भी सिलेक्टर हो, लाइक पैराग्राफ है उसको ऊपर भी डिफाइन कर दिया उसमें कोई स्टाइल, नीचे भी लिखा नीचे भी कोई डिफाइन कर दिया स्टाइल, ये भी हो सकता है सीएसएस में। इसमें भी फिर क्या कहते हैं हमारे पास इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती है कि हम जो है ना क्या कहते हैं कौन सी चीज़ पे यूज़ करें कौन सी चीज़ ना यूज़ करें। ठीक है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और यहाँ से लेके ना पूरा का पूरा थोड़ी देर के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास नए तरीके से अब हम सी एस एस पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, सी एस एस के हमारे जितने भी स्टाइल हैं सारे हट गए होंगे। ठीक है, सही है ना। अच्छा, ये जो लिंक्स वगैरह हैं ये सारी मैं भी बंद कर रहा हूँ। ये वाली जो यूआरएल है सिर्फ पैराग्राफ रख रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ये भी बंद कर रहा हूँ। और ये जो हेडिंग है मेरी इसको भी बंद कर रहा हूँ, सिर्फ पैराग्राफ्स आ गया। ठीक है, अब इस पैराग्राफ के ऊपर जैसे पहला पैराग्राफ है इस पे मैंने लगा दी P1 की आईडी और P2 की आईडी, या P1 वाली जो आईडी है इसी पे मैंने क्लास भी लगा दी। ठीक है, क्लास का नाम मैंने रख दिया पैरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डॉट पैरा के नाम से क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कलर दे रहा हूँ रेड, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो इसी के ऊपर जो आईडी लगी हुई थी उसको भी मैंने उठा लिया, उस आईडी को भी यूज कर रहा हूँ मैं। और अब फिर से कलर उसको बता रहा हूँ, कलर एक्वा।
ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा कलर लगेगा? क्यों? आईडी इसलिए। ठीक है, एक्वा कलर लग गया, रेड नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आईडी को सब प्रायोरिटी होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट को आप अगर आईडी लगा के यूज कर रहे हो तो उसको क्या मिलेगी? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सीएसएस के अंदर उसको मिलेगी, क्योंकि आईडी है वो यूनिक है। अगर आप यूनिकली नाम लेके किसी का बता रहे हो कि भाई फला बंदे को ही पैसे देने हैं आपने, तो आप उसी को जाके दोगे ना, उसके और किसी को नहीं दोगे। लेकिन अगर मैंने नाम नहीं बताया था, सिर्फ एड्रेस बताया था, आप किसी को भी पकड़ा दोगे, है ना, घर के अंदर जाके। ठीक है, ऐसे नहीं कि बाहर रोड पे पकड़ा दो, अब भाई आप ही जा रहे हो वहां तक, ये दे देना। तो जो आईडी होती है, ठीक है, क्योंकि आईडी यूनिक होती है इसीलिए आईडी को प्रायोरिटी भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल चलो समझ लो कि आईडी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक पी का टैग है, सॉरी हमने यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर लिया और इसके जरिए अब मैंने इसको दे दिया कलर ब्लू। अब कौन सा अप्लाई होगा? ब्लू, ब्लू अप्लाई होगा, रेड अप्लाई होगा। ठीक है, अब ये रेड क्यों अप्लाई हुआ? क्लास की वजह से। ठीक है, प्रायोरिटी किसको मिली? क्लास को। ठीक है, अच्छा चलो अब समझ लो कि हमारे पास यहाँ पे क्लास भी नहीं है। ठीक है, इस क्लास को भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास जिस तरह से ये पी का एलिमेंट है ना, मैंने इसी को नीचे एक और बार पी कर दिया और अब मैंने कर दिया रेड। अब क्या होगा? ब्लू अप्लाई होगा, रेड। अगर दोनों सेम लेवल की प्रायोरिटी रखते हो ना सीएसएस के अंदर, तो हमेशा क्या होता है, आखिरी वाला जो होता है ना, जो आपने लास्ट में सीएसएस जो डिफाइन की है, तो फिर वो अप्लाई होती है। ठीक है, जो जो सबसे लास्ट होगी वो पुराने वाले को ओवरराइड कर देगी। ठीक है, बात समझ में आई? यानी आपने पहले कुछ लिखा था, उसी के ऊपर आपने कुछ लिख दिया मिटा के। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वाला काम। डॉक्यूमेंट ऊपर से रीड करेगा। ठीक है, चलो समझ लो, आपकी बात ही मान लेता हूँ, डॉक्यूमेंट ऊपर से रीड करेगा, तो ये सबसे पहले रीड किया उसने और कलर ब्लू अप्लाई किया। जब यहाँ पे आया इसको रीड किया तो क्या किया? कलर रेड कर दिया, तो आपको कलर रेड मिल गया। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, प्रायोरिटीज हो जो है वो इस तरह से कुछ सेट होती है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ है, इनहेरिटेंस। बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि अगर आप चाइल्ड पे अप्लाई ना करो, सिर्फ पेरेंट पे अप्लाई कर दो, चाइल्ड पे खुद ही अप्लाई हो जाती है। ये होती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली वैसे कहते हैं जो आपकी क्या कहते हैं, जो चीज़ें आप अपने वालिदैन से लेते हो, ठीक है, पैसे के अलावा, पैसे भी इनहेरिटेंस में ही आता है, लेकिन कुछ आदतें, ठीक है, कलर, ठीक है, बोलने का अंदाज, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके आपके वालिदैन से मैच करती है ना। ठीक है, कद, ये कुछ चीज़ होती है जो जेनेटिक्स की होती है ना, जो आप अपने वालिदैन से इनहेरिट करते हो, तो इनहेरिट का वर्ड वहाँ पे यूज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी चीज़ें इनहेरिट हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें। ठीक है, लाइक यहाँ पे ये बता रहे हैं इसको कि इन्होंने फॉन्ट फैमिली लगा दी बॉडी के ऊपर। ठीक है, पेज के ऊपर इन्होंने कोई फॉन्ट फैमिली नहीं लगाई, तो अब क्या होगा? अगर मैं इन्हीं की चीज़ को उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो स्टेरिक के ऊपर मेरा ये वाला काम हो रहा था, ये वाला काम मैं अगर बॉडी के ऊपर कर दूँ, ये फॉन्ट फैमिली मैंने अप्लाई कहाँ पे की है? सिर्फ बॉडी पे, पैराग्राफ पे तो नहीं की ना। तो पैराग्राफ पे इसका इफेक्ट आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, लेकिन आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये फॉन्ट ऐसी चीज़ है जो कि इनहेरिट करता है। ठीक है, सीएसएस के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इनहेरिट कर लेती हैं। ठीक है, तो उनमें से एक प्रॉपर्टी जो है वो फॉन्ट है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इनहेरिटेंस आपको समझानी थी कि इनहेरिटेंस सीएसएस में क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे इनहेरिटेंस क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे?
पेरेंट को अगर आपने कोई स्टाइल दिया है और वो CSS के ऊपर खुद ब खुद अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है भाई। अब ये आपको एक्सटर्नल शीट वगैरह के बारे में बता रहा है जो मैंने आपको पहले बताया, और फिर यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 वो खत्म हुआ। पहले खत्म नहीं हुआ था, मैंने गलत देख लिया था, चैप्टर नंबर 10 अभी खत्म हुआ हमारा। सही भाई। अच्छा, अब इसके हवाले से जो भी सवाल है मुझसे करें। अब तक के हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। हमने सबसे पहले देखा कि CSS अप्लाई करने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके। पहला तरीका इनलाइन, दूसरा इंटरनल, तीसरा एक्सटर्नल। इनलाइन के अंदर हम क्या करते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाते हैं, ठीक है, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के वहीं पे अपना जो स्टाइल है वो डिफाइन कर देते हैं, जो भी हम लगाना चाह रहे हैं। इंटरनल में हम क्या करते हैं, स्टाइल का टैग बनाते हैं, स्टाइल का एलिमेंट बनाते हैं और उसके अंदर लिख रहे होते हैं। और एक्सटर्नल में क्या करते हैं, हम CSS की फाइल बनाते हैं, लिंक के टैग के साथ उसे लिंक करा देते हैं। ठीक है, तो HTML की फाइल जब हमारी चलेगी तो CSS खुद ही लोड होगी। सही है भाई। अच्छा, ये करने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने फिर एक छोटा सा क्या कहते हैं, कलर वगैरह अप्लाई करके देखा। ठीक है, कलर फिर अप्लाई करने के लिए जब हम क्या कहते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल के ऊपर आते हैं तो फिर हमारे पास सिलेक्टर्स आ जाते हैं। जब आप इनलाइन पे काम करो तो सिलेक्टर्स नहीं होते आपके पास। क्यों? क्योंकि स्टाइल के अंदर ही आप वहीं पे डिफाइन कर दोगे ना, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है फिर बताने की कि कौन से एलिमेंट पे अप्लाई करना है। आपने तो स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया ही उस एलिमेंट पे होता है, ऐसे ही है ना। तो वहाँ पे फिर हमारे पास ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इंटरनल या एक्सटर्नल के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हो तो फिर वहाँ पे आपको सिलेक्टर्स बताने पड़ते हैं। फिर सिलेक्टर्स हमने कितने तरीके के देखे। सिलेक्टर्स हमने देखा सबसे पहले एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है, या टैग नेम जिसको कहते हैं, टाइप सिलेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, टैग सिलेक्टर भी कहते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट सिलेक्टर के अंदर फिर आपने क्या चीज़ देखी कि आप अगर कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हो, सिर्फ उस एलिमेंट का नाम बता दो, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, जो भी आप बताओगे वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप कलर लगाना चाह रहे हो, टेक्स्ट, जो भी चीज़ें आप लगाना चाह रहे हो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या देखा, उसके बाद फिर हमने देखा क्लास सिलेक्टर। ठीक है, क्लास सिलेक्टर में आप क्या करते हो, आप कोई भी क्लास, किसी भी एलिमेंट को अगर आप देते हो, उस क्लास के ऊपर अगर आपने कोई स्टाइल लगाना है तो फिर आप क्या करोगे, डॉट करके उस क्लास का नाम लिखोगे, आगे कर्ली ब्रैकेट में जो भी आप स्टाइल लगाओगे वो अप्लाई हो जाएगा। यही काम अगर आईडी में करना हो तो फिर क्या करेंगे, हैश लगा देंगे, डॉट को रिप्लेस कर देंगे। ये डॉट भी होना चाहिए, डॉट नहीं होगा, सिर्फ हैश होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आया चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर में हमने क्या किया, चाइल्ड सिलेक्टर में हम क्या करते हैं, चाइल्ड सिलेक्टर में हम एक ग्रेटर देन का साइन रखते हैं पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, जिसके ऊपर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उसमें हम बेसिकली क्या बताते हैं कि अगर P का डायरेक्ट चाइल्ड हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाह रहा हूँ Li, या P का डायरेक्ट चाइल्ड हो A, P का डायरेक्ट चाइल्ड तो Li हो ही नहीं सकता ना, UL आता है ना बीच में। तो अगर जैसे ही मैं UL का बताना चाहूँ कि UL का अगर डायरेक्ट चाइल्ड है Li, उस पर अगर ये अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, UL ग्रेटर देन Li। ठीक है, अच्छा, अगर UL के अंदर मेरे पास Li रखा हुआ है, Li के अंदर एक और Li रखा हुआ है, तो तीसरे वाले Li के ऊपर अप्लाई होगा इस तरह से या नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके अगर मैंने उसको अप्लाई करना हो तो फिर मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन को क्या कर दूंगा, स्पेस। स्पेस करने से उसका क्या हो जाएगा, वो कौन सा सेलेक्टर बन जाएगा, डिसेंडेंट सिलेक्टर बन जाएगा। आवाज नहीं आ रही यार, सो रहे हो क्या पीछे वाले, सारे सो रहे हैं, वो जाग गए। गुड मॉर्निंग। मैं क्लास से बाहर निकाल देता हूँ मैं सोने के ऊपर, मैं बता रहा हूँ, ये पहली बार मैंने देखा इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। बाहर निकाल दूंगा मैं, क्लास में किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा अगर मैंने सोता हुआ पकड़ लिया। ठीक है, मैं बहुत मेहनत कर रहा होता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ी सी मैं एक्सपेक्टेशन आप लोगों से भी रखता हूँ। तो जो UL Li है, जो हमारे जो डिसेंडेंट एलिमेंट है, उसमें क्या होता है, हम फिर उसको स्पेस कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, डिसेंडेंट बन जाता है। उससे फिर क्या होता है कि जितने भी चाइल्ड हो उसके, ठीक है, चाहे डायरेक्ट चाइल्ड ना भी हो, जितने भी लेयर्स हो बीच में आ जाए। ठीक है, लाइक P के अंदर UL है, फिर UL के अंदर Li है, और Li के अंदर फिर A है। लेकिन अगर मैंने P स्पेस A लिखा तो स्टाइल अप्लाई होगा ना। ठीक है, ये होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर में। फिर हमने 2 सिबलिंग सिलेक्टर्स देखे। पहला तो हमारा एडजेसेंट था, जिसमें अगर कोई भी बराबर में अगर एलिमेंट है उसको अगर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा उससे।
वो उसको हम कहते हैं एडजेसेंट सिबलिंग फैक्टर। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर सारे जितने भी सिबलिंग्स हैं सभी के ऊपर अगर काम करवाना है तो फिर हम क्या करते हैं, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने और क्या चीज़ देखी, अच्छा उसके बाद फिर मैंने अगर आपको बताया था कि अगर आपके पास जो है वो एलिमेंट एक ही स्टाइल अगर आपको दो दो एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप क्या करते हो, बीच में कॉमा दे देते हो। ठीक है, इसी तरीके से एक ही स्टाइल अगर आप दो क्लासेस पे लगाना चाह रहे हो तो क्या करोगे, तब भी कॉमा लगाओगे। ठीक है, डॉट जो भी क्लास का नाम है कॉमा फिर डॉट लगा के दोबारा से क्लास का नाम। ठीक है, अगर आप कोई भी ऐसा स्टाइल लगाना चाह रहे हो कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर ये दोनों क्लासेस आ रही हो तब अप्लाई हो, तब आप क्या करोगे, दोनों क्लासेस के नाम साथ साथ लिख देंगे तभी वो अप्लाई होगा। ठीक है, बिल्कुल यही काम आप जो है वो क्या कहते हैं, अगर आप इसका रूल समझ जाओ ना तो आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ उस ये पैरा वाली जो क्लास है ना, समझ लो ये पैरा वाली क्लास जो है मैंने पी के अलावा H1 पे भी लगाई हुई है, लेकिन जो स्टाइल में लिखना चाह रहा हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर हो, सिर्फ उस पैराग्राफ के ऊपर जिस पे पैरा की क्लास लगी हुई है, H1 पे ना हो। फिर मैं क्या करूँगा, पी डॉट पैरा कर दूंगा उसको बगैर स्पेस के। ठीक है, तो उससे ये रूल्स बेसिकली आपके क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा क्या, हमने उसके बाद देखी इनहेरिटेंस के सीएसएस के अंदर इनहेरिटेंस होती है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि अगर आपने पेरेंट को दे दी है तो चाइल्ड पे देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, उसमें हमने अभी तक एक ही प्रॉपर्टी को देखा है, फॉन्ट फॉन्ट फैमिली को, तो जो कि इनहेरिट हो रही होती है, और भी होती है हम आगे चल के देखेंगे।